रात के 10 बज रहे हैं। अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के संग। सबसे पहले शो की 4 बड़ी खबरें। अंकित गुप्ता बताएंगे केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के बाद हाईकोर्ट से भी झटका। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा उपराज्यपाल को फैसला लेने का अधिकार, पहले हाईकोर्ट से ही मिली थी राहत। विकास भदौरिया के साथ देखिए आईआईटी मद्रास में प्रधानमंत्री की आलोचना पर दलित छात्रों के ग्रुप पर बैन को लेकर राहुल और स्मृति ईरानी आमने सामने। राहुल के सवाल के बाद स्मृति ईरानी ने दी बहस की चुनौती। अंजलि बताएंगे दिल्ली एयरपोर्ट पर लीक हुआ पदार्थ रेडियो एक्टिव नहीं था। पूरे दिन रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक होने की आशंका से मची रही अफरा तफरी। रक्षित सिंह बताएंगे मुंबई के केईएम अस्पताल की नर्स अरुणा शानबाग पर जानलेवा हमले की कोशिश करने वाले सोहन लाल को एबीपी न्यूज ने ढूंढ निकाला। 35 साल से सोहन लाल का पता ठिकाना नहीं था। मगर आइए सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से डबल झटका। दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा कि दिल्ली सरकार के सभी फैसलों और सुझावों पर उपराज्यपाल अपने विवेक से फैसला लें। अधिकारों को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच चल रहे विवाद में दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई में एक नया मोड़ आ गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम आदेश देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार अपने सुझाव और निर्णय की जानकारी उपराज्यपाल को देगी और उपराज्यपाल अपने विवेक के आधार पर तय करेंगे कि कौन सा फैसला सही है या गलत। दिल्ली हाईकोर्ट का आज का आदेश अरविंद केजरीवाल के लिए एक ऐसा झटका है जिसकी शायद उन्होंने भी उम्मीद नहीं की होगी, क्योंकि अब से कुछ दिनों पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने एक दूसरे मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर सवाल खड़े किए थे। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के उस हिस्से को गैर जरूरी करार दिया जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन को संदिग्ध बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर जो टिप्पणी की थी वो गैर जरूरी थी, क्योंकि हाई कोर्ट में सुनवाई 20 मई को पूरी हो चुकी थी जबकि नोटिफिकेशन 21 मई को जारी हुआ था। जितने भी अनवारंटेड ऑब्जर्वेशन थे 21 मई के केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन को लेकर हाईकोर्ट जजमेंट में, उन सभी अनवारंटेड ऑब्जर्वेशन को भी स्टे कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और 3 हफ्ते का समय दिया है दिल्ली सरकार को इस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के उस हिस्से को अपनी जीत बताते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले कुछ दिनों के दौरान उपराज्यपाल की बिना सहमति के ही कुछ अफसरों के तबादले भी कर दिए थे। मेरे साथ हैं इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष। सर, हाईकोर्ट अब आप लोगों की पिटीशन देखेगा, क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए अदालत का जो भी फैसला होगा, अदालत का फैसला तो सबको मानना होगा। हम अदालत का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं। माननीय अदालत ने सिर्फ इतनी सी बात कही है, उन्होंने नोटिस इशू किया है और साथ ही ये भी कहा है दिल्ली हाईकोर्ट को कि जो ऑब्जर्वेशन पुराना ऑब्जर्वेशन था कि सस्पेक्ट है, संदेह है, उसके आईने में उससे प्रभावित होने की जरूरत नहीं। अब ये कैसे सेटबैक है, कैसे झटका है अरविंद केजरीवाल को, ये मेरी समझ में नहीं आती इतनी सी बातें। हम तो राजनाथ जी से भी ये गुजारिश करते हैं कि दिल्ली को संविधान के मुताबिक चलने दीजिए, कि संविधान के मुताबिक कृपया करके मेहरबानी करके दिल्ली को चलने दीजिए। उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार से सिर्फ यही अपील है कि दिल्ली को संवैधानिक तरीके से चलने दें। आईआईटी मद्रास ने दलित छात्रों के ग्रुप पर पाबंदी लगाई। मोदी सरकार की आलोचना करने वाले ग्रुप को बैन किया। टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से खबर। आईआईटी मद्रास के छात्रों के संगठन अंबेडकर पेरियार स्टूडेंट सर्कल पर आरोप है कि उसने एक कार्यक्रम में पीएम मोदी की हिंदी समर्थक और गौ हत्या विरोधी नीतियों की आलोचना की। अखबार के मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से 9 मई को आईआईटी मद्रास को चिट्ठी लिखी गई जिसमें अंबेडकर पेरियार स्टूडेंट सर्कल नाम के संगठन की शिकायत के बारे में पूछा गया। इसके बाद 24 मई को आईआईटी मद्रास के डीन ने केंद्र सरकार को ईमेल लिखकर बताया कि इस संगठन की गतिविधियों को आईआईटी कैंपस में बैन कर दिया गया है। अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल के छात्रों का कहना है कि मानव संसाधन मंत्रालय और आईआईटी मद्रास ने उनके पक्ष को सुने बिना फैसला लिया। आईआईटी मद्रास के कार्यवाहक डीन ने कहा है कि छात्रों के ग्रुप ने नियमों को तोड़ा, इसलिए उनकी गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। डीन ने कहा कि छात्रों को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। Dean of Students have asked them to come and present their stand before the Board of Students. Since this is being vacation time, when the Board of Students meet, they will be given an opportunity to present their position. उधर अंबेडकर पेरियार स्टूडेंट सर्कल से जुड़े छात्रों का कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप गलत हैं और संविधान उन्हें हर मुद्दे पर चर्चा की इजाजत देता है। We have a strong evidence for
what we discuss in the pamphlet and what we discuss so far in our study circle, this is according to Indian Constitution also, this is our basic right to discuss here. आईआईटी मद्रास में दलित छात्रों के ग्रुप पर बैन का विरोध शुरू। दिल्ली में शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी के घर के घेराव की कोशिश। नारेबाजी और हंगामे की ये तस्वीरें हैं दिल्ली में शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी के घर के ठीक बाहर की। आज यहां सैकड़ों की संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आईआईटी मद्रास में दलित छात्रों के ग्रुप पर बैन का विरोध किया और स्मृति ईरानी और पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगाए। इस हंगामे के बाद पुलिस ने एनएसयूआई के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। मोदी जी कोई भगवान तो नहीं है, आलोचना होती है, विचार रखने भर से उनको आप ये नहीं कर सकते। इन लोगों ने कोई हिंसा की है, कोई आगजनी की है, कोई लूटपाट किया है वहाँ के छात्रों ने। मद्रास आईआईटी को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच ज़बानी जंग शुरू हो गई है। विवाद के तूल पकड़ने पर स्मृति ईरानी ने सफाई दी। Your agency, that statement is very clear that some procedures by a students organization was not followed, and the students organization knew that if procedures are not followed, that student body will be de-recognized by the dean. This is an autonomous institution which takes its own steps. I know that people in the Congress party are very interested in finding some flaw with HRD. लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि मोदी सरकार की आलोचना पर आईआईटी के छात्रों पर पाबंदी लगाई गई है। आगे क्या होगा, ये सवाल पूछा है राहुल गांधी ने। ट्वीट किया है राहुल गांधी ने आगे कि अभिव्यक्ति की आजादी हमारा अधिकार है और हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। राहुल ने मोदी राज में हुई कार्रवाई पर सवाल उठाए तो स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को बहस की चुनौती दे दी। राहुल गांधी, आप वक्त दीजिए, आपके साथ सरकार से लेकर शिक्षा तक के मुद्दों पर बहस के लिए तैयार हूं। आगे से एनएसयूआई के पीछे ना छिपकर अपनी लड़ाई खुद लड़ें। मैं जल्द ही अमेठी आ रही हूं और आपको देखूंगी। अपने लोगों से कहिए कि जब मैं चुनाव में अमेठी में नहीं डरी तो अब भी नहीं डरूंगी। आज ही एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने स्मृति ईरानी का घेराव किया था, जिसे लेकर स्मृति ने राहुल पर पलटवार किया है। मोदी राज में देश की अर्थव्यवस्था के अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है। देश की विकास दर बढ़ गई है। सरकार ने देश की जीडीपी विकास दर 7.4% रहने का अनुमान जताया। विकास दर इससे कुछ ही कम रही है। 2014-2015 में जीडीपी विकास दर 7.3% रही। पिछले वित्त वर्ष में यह दर 6.9 थी। सरकार भी इन आंकड़ों से काफी खुश है। The growth is 7.2% at basic prices and 7.3% at market prices. This is in spite of a decline in agriculture growth from 3.7% to 0.2%. जीडीपी आंकड़ों पर मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा है कि हम चीन की विकास दर को पहले ही पार कर चुके हैं। सबसे बड़ा संकेत मैं मानता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो 7% से ऊपर गया है और इसका मतलब अर्थव्यवस्था का, मैन्युफैक्चरिंग का रिवाइवल उसमें से हो रहा है। अर्थव्यवस्था रिकवरी स्टेज में है और इससे एक और संकेत भी आता है कि अप्रैल 2015 में जो राजस्व के आंकड़े आए हैं उसमें भी बहुत वृद्धि हुई है। तो इसका ये मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की एक दिशा है। बीफ खाने के विवाद को लेकर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक बार फिर से दी सफाई। कहा, मैं और मेरा परिवार नहीं खाता बीफ। खबर छापने वाले अखबार के खिलाफ करेंगे कानूनी कार्रवाई। एक परिकल्पनिक उदाहरण मैंने दिया कि मैं भी अरुणाचल से हूँ और मैं भी कुछ खाता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकते। तो ऐसे फ्रीडम जो है इस देश का संविधान में दिया हुआ है। लेकिन जो यहाँ पे जो न्यूज़ हेडलाइन में जो छपा अगले दिन, उस समय ये कहा गया कि मैं गौमांस खाता हूँ और मुझे कोई रोक सकता है क्या? ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं उस पेपर के खिलाफ केस करने के लिए अभी सोच रहा हूँ। एक अंग्रेजी अखबार ने दावा किया था कि किरण रिजिजू ने कहा है कि वो अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और वो बीफ खाते हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी से नाराज हो गए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि पार्टी में उनकी कोई पूछ नहीं है। या ना कोई निमंत्रण आता है, ना कोई आमंत्रण आता है, ना कोई मुझे सूचना दी जाती है, ना मेरा प्रचार या प्रसार में कहीं जिक्र होता है, ना कोई पोस्टर बैनर पे हमारी
उपयोगिता दिखती है तो फिर हम कोशिश करता हूं मैं कि थोड़ा आईना दिखा दूं, थोड़ा अपना पद तो मेरे पास कोई नहीं है, तब कई बार अपना कद दिखाने को मैं विवश हो जाता हूं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो पार्टी के सिपाही हैं और वो पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। शत्रुघ्न सिन्हा पहले भी कई बार नाराज हो चुके हैं। क्या इस बार ये नाराजगी लंबे समय के लिए? आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अरुणा शानबाग के एक गुनहगार को 35 साल बाद एबीपी न्यूज ने खोज निकाला। सोहनलाल अब भी खुद को गुनहगार नहीं मानता। सोहनलाल, अरुणा शानबाग, ये नाम याद है आपको? हाँ। कुछ सजा हुई, आपने सजा काटी है, किस बात की सजा काटी है आपने? सब सजा मतलब जो काट के मतलब जो सीधा मतलब बहुत ही प्लास्टिक की है सब। आपको जो सजा हुई है, मुकदमा जो चला, उसमें कहा गया कि आपने चेन से अरुणा शानबाग का गला दबाया, उसके अलावा आपने बलात्कार किया, उसके अलावा आपने चोरी की। ये तो सब झूठ है, सब झूठ है, ये सब झूठ है, बलात्कार का सब। पछतावा होता है सोहनलाल? पछतावा साहब अभी इससे भी ज्यादा क्या पछतावा। जिस पदार्थ को लेकर आज दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची रही, वो रेडियो एक्टिव पदार्थ था ही नहीं। एटॉमिक रेगुलेटरी बोर्ड AERB और दिल्ली सरकार ने इसकी पुष्टि कर ली है। दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज दिन भर अफरा तफरी का माहौल रहा, लेकिन जांच के बाद अब एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड यानी AERB ने कहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर किसी कार्गो से कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक नहीं हुआ है। AERB ने कहा है कि टर्की एयरलाइंस के एक दूसरे कार्गो से ऑर्गेनिक लिक्विड का रिसाव हुआ था। एयरपोर्ट के प्रवक्ता की ओर से जारी बयान में भी कहा गया है कि एयरपोर्ट पर सभी गतिविधियां सामान्य हैं। हिंसा के 4 दिन बाद भी पुलिस थाने में रात बिताने को मजबूर है मुस्लिम समुदाय के लोग। सोमवार को हरियाणा के बल्लभगढ़ में हुआ था दंगा। हरियाणा के बल्लभगढ़ में 25 मई को हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद से तनाव का माहौल बना हुआ है। बल्लभगढ़ के अटाली गांव में धार्मिक स्थल के निर्माण को लेकर 2 समुदायों के बीच 5 साल से विवाद चल रहा था। सोमवार शाम इसी को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद दर्जन भर घरों को आग के हवाले कर दिया गया था। घटना के बाद से गांव के मुस्लिम परिवार बल्लभगढ़ के पुलिस थाने में रात गुजार रहे हैं। हिंसा के बाद पुलिस के आला अधिकारी गांव में कैंप कर रहे हैं। भारी तादाद में सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। अब सबसे बड़ी चुनौती पीड़ितों की घर वापसी कराना है। दिल्ली में एक महिला ने अपने 2 बच्चों को जहर देकर मारा, फिर फांसी लगाकर दी जान। महिला के परिवार वालों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर के इसी घर से 30 साल की नीतू और उसके 2 बच्चों के शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि नीतू ने पहले अपने दोनों बच्चों को जहर देकर मारा, फिर खुद को फांसी लगा ली। जिस कमरे में नीतू और उसके 2 बच्चों के शव मिले हैं, उसकी दीवार पर एक नोट मिला है, जिसमें मौत के लिए पति राहुल को जिम्मेदार ठहराया गया है। पुलिस के मुताबिक नीतू और राहुल की शादी को 8 साल हो चुके थे और कुछ समय से दोनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे। लेकिन नीतू के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उसकी हत्या की गई है और इस साजिश के पीछे पति राहुल ही है। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ये पता लगाने में जुटी है कि नीतू और उसके 2 बच्चों की मौत का सच क्या है। मुंबई के बाल सुधार गृह में घायल नाबालिग ने अस्पताल में दम तोड़ा। परिवार वालों ने साथी कैदियों पर लगाया मारपीट और यौन शोषण का आरोप। नाबालिग को दादर के डेविड ससून बाल सुधार गृह से 20 मई को जमानत पर रिहा किया गया था, लेकिन रिहाई के वक्त वो बुरी तरह से घायल था। नायर अस्पताल में डॉक्टरों ने इसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बीती रात नाबालिग ने दम तोड़ दिया। परिवार वालों के मुताबिक जेल में बंद बाकी कैदियों ने वसूली के लिए उसके साथ बुरी तरह मारपीट की और अप्राकृतिक संबंध भी बनाए, जिसकी वजह से उसकी जान गई। पुलिस ने फिलहाल आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, लेकिन परिवार ने न्याय मिलने तक शव को अस्पताल से लेने से मना कर दिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस वालों का बर्बर चेहरा सामने आया। कानून हाथ में लेकर सड़क पर ही की आरोपियों की पिटाई। देखिए कैसे इंदौर में पुलिस ने चाकूबाजी और ड्रग्स बेचने के आरोपियों की सरेआम बेरहमी से पिटाई की और कान पकड़कर उठक बैठक भी करवाए। दरअसल मंगलवार देर रात परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना हुई थी। पुलिस ने पहले तो रात के अंधेरे में दबिश देकर संदिग्धों को घर से उठाया और फिर दिन के उजाले में इन्हीं के इलाके में आरोपियों पर डंडे बरसाए। पुलिस को सड़क पर तो क्या थाने में भी इस तरह आरोपियों की पिटाई की इजाजत नहीं है। सवाल ये है, क्या इंदौर पुलिस अपने इसी बर्बर तरीके से कानून का राज कायम करना चाहती है या खौफ का राज?
मैगी में सेहत बिगाड़ने वाले केमिकल मिलने के बाद विवादों में घिरी मैगी पर लग सकता है देश भर में बैन। केंद्र सरकार ने दिए सख्त कार्रवाई के संकेत। मैगी के खिलाफ केंद्र सरकार सख्त कदम उठा सकती है। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने मैगी में तय मात्रा से ज्यादा लेड और कई हानिकारक केमिकल मिलने को गंभीर मामला बताया है। यहाँ नेशनल कमीशन को लिखा जा चुका है, स्टेट के कहते हैं FSSAI को लिखा जा चुका है हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा से, और उनसे कहा गया है कि ये गंभीर मामला है और इस संबंध में तुरंत क्या करते, चूँकि मामला कई 3 मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, हेल्थ मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, फूड मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम हैं कंज्यूमर के इंटरेस्ट को देखने वाले। इससे पहले केंद्र सरकार फूड सेफ्टी संस्था को देश भर में मैगी की जांच के आदेश दे चुकी है। इस बीच आगरा में खाद्य विभाग ने ITC के गोदाम पर छापा मारकर मैगी की तरह ही एक नूडल्स के 5000 पैकेज सील किए हैं। वहीं इलाहाबाद में बीजेपी ने मैगी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, फौरन पाबंदी की मांग की और कई पैकेट आग के हवाले कर दिए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अलगाववादियों ने फिर लहराए पाकिस्तान के झंडे। अलगाववादियों ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ 10 दिन का जेल भरो आंदोलन शुरू किया है। ये तस्वीरें अनंतनाग की हैं। अलगाववादी नेता शब्बीर शाह के समर्थकों ने लहराए पाकिस्तान के झंडे। शब्बीर शाह जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन में शब्बीर शाह ने देश के खिलाफ खूब जहर उगला। उधर श्रीनगर के लाल चौक पर अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने अपने समर्थकों के साथ जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की। पुलिस ने यासीन मलिक समेत उनके समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। यासीन मलिक कश्मीरी पंडितों की अलग कॉलोनी बनाने के फैसले का विरोध कर रहा है और साथ ही राज्य से आस्था हटाने की मांग भी है। जम्मू कश्मीर के अलगाववादियों का ये भी आरोप है कि उन्हें नजरबंद कर सरकार उनकी राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की कोशिश कर रही है। गुजरात के तापी में महिला कर्मचारी को जबरदस्ती किस करने वाला NGO मालिक गिरफ्तार। किसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल करने का भी आरोप। समाज सेवा की आड़ में कुकर्म करने वाला ये NGO मालिक अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। ये घटना है तापी जिले के व्यारा की। आरोप है कि NGO और निर्माण सेवा ट्रस्ट चलाने वाले इस शख्स ने अपने दफ्तर में काम करने वाली लड़की को 2 बार जबरदस्ती किस किया और वहीं दूसरी खड़ी महिला कर्मचारी से उसका वीडियो भी बनवाया। यही नहीं, बाद में इस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड भी कर दिया गया। इस घटना को लेकर तापी के लोगों में भी भारी गुस्सा है। आदिवासी किसान संघ मोर्चा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी और किसका वीडियो बनाने वाली लड़की को छेड़खानी और अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। यूपी पुलिस में दरोगा के 4000 पदों की सीधी भर्ती के नतीजे हाई कोर्ट ने किए रद्द। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नए सिरे से नतीजे घोषित करने के आदेश दिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिलेक्शन लिस्ट से उन उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करने का आदेश दिया जिन्होंने लिखित परीक्षा में रोक के बावजूद व्हाइटनर और ब्लेड का इस्तेमाल किया था। नतीजों को रद्द किए जाने के बाद 2500 नए लोगों को मौका मिल सकेगा। 16 मार्च को नतीजे घोषित होने के बाद कई उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत के इस फैसले से यूपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। यूपी पुलिस में 4000 दरोगा की भर्ती के लिए 2011 में विज्ञापन निकाले गए थे। 2 साल तक अदालत की रोक के बाद पिछले साल ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी। फ्रेंच ओपन टेनिस में भारतीय खेमे के लिए मिला जुला दिन रहा। पेस की जहां जीत हुई, वहीं पर सानिया मिर्जा की टॉप जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। डबल्स मुकाबलों में 15 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर चुके लिएंडर पेस एक और ग्रैंड स्लैम जीतने की ओर बढ़ रहे हैं। पुरुष डबल्स में पेस और नेसर की जोड़ी तीसरे दौर में पहुंच गई है। बेगामन और नियोले की जोड़ी को 7-6, 6-2 से हराया। वहीं मिक्स डबल्स में पेस और हिंगिस की जोड़ी दूसरे दौर में पहुंच गई है। पेस हिंगिस की जोड़ी ने एल कुर्नेत्सोवा और जुआन सेबेस्टियन केबल को सीधे सेट्स 6-2, 6-3 से हरा दिया। मिक्स डबल्स की नंबर 1 जोड़ी सानिया मिर्जा और ब्रूनो सोरेस पहले ही राउंड में हार गए हैं। वहीं पर रोहन बोपन्ना और शेवडोवा की जोड़ी भी पहले ही राउंड में बाहर हो गई है।